इंडियन क्रिकेट पे अगर सबसे ज्यादा प्रेशर किसी पे रहता है ना, वो एक ओपनर बैट्समैन पे रहता है। ओपनर बैट्समैन से ज्यादा प्रेशर हर मैच पे परफॉर्म करने का और किसी के ऊपर नहीं होता, ये बात आप मान के चलो। गिल टी20 वर्ल्ड कप से बाहर क्यों हो गया था? क्योंकि संजू सैमसन था, ईशान किशन था, अभिषेक शर्मा था, तीनों के तीनों ओपनिंग कर सकते, तो गिल की जरूरत नहीं था। कोई अच्छा बैट्समैन अगर एक खराब टाइम पे चल रहा है, उसको भी आप बाहर कर सकते हो क्योंकि आपके पास इतने ओपनर्स है। फॉर एग्जांपल संजू सैमसन को राजस्थान ने क्यों जाने दिया? क्योंकि उनके पास वैभव सूर्यवंशी और एक ओपनर आ गया था। संजू प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होके भी 3 इनिंग्स के बाद इंडियन टीम से बाहर क्यों हो गया था? क्योंकि इंडियन स्क्वाड में भी वैभव सूर्यवंशी आ गया था और एक ओपनर। रोहित शर्मा बीजीटी 2024 में सिडनी टेस्ट से बाहर क्यों हो गया था? क्योंकि केएल राहुल और जायसवाल ओपनिंग पोजीशन पे बहुत अच्छा कर रहा था। अगर कोई ओपनिंग पोजीशन होता नहीं तो शायद रोहित शर्मा खराब परफॉर्मेंस के बाद भी सिडनी वाला टेस्ट खेल जाता। और अगर आप डोमेस्टिक सर्किट से कोई भी प्लेयर उठा लो जो लगातार अच्छा करता है, वो सब के सब ओपनर्स या फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, सब के सब डोमेस्टिक के व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पे रन पेल रहे सीजन वाइज। ठीक है, तो एक प्रेशर रोहित शर्मा पे हमेशा रहता है। मैं आता हूं सेकंड ओडीआई पे, लेकिन इससे पहले जो सीरियस टॉपिक है रोहित शर्मा का, जो ओडीआई रिटायरमेंट, फोर्स्ड ओडीआई रिटायरमेंट लोडिंग है, उस पर थोड़ा सा बात करता हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्यों ये डिसीजन लिया गया होगा और कितना सही और कितना गलत डिसीजन है। इससे पहले क्या, मैं जो 3 हफ्ते पहले इंडिया के एक प्रोबेबल वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाया था, आपको याद है? मैंने उधर रोहित शर्मा को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया था उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का, मैंने रोहित का नाम स्लैश पे रखा था। और एग्जैक्टली वही चीज शायद होने वाला है। आप समझने की कोशिश करते कि ये प्रेशर रोहित शर्मा पे क्रिएट कैसे किया गया। जब रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तभी मैंने कहा था कि अब से 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक रोहित के लिए हर सीरीज डू और डाई होने वाला है। एक सीरीज अगर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर सर्किट पे इतने भरे पड़े हैं, सिलेक्टर्स कहेंगे चलो ये आप कैप्टन नहीं है तो कैप्टनसी कोटा में से वो आ नहीं सकता, एक सीरीज खराब गया, चलो जायसवाल को ट्राई करते। और एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। लेकिन इसमें, इस डिसीजन के पीछे रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस सिर्फ अकेला रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मुझे लगता है कॉम्पिटिटर्स का परफॉर्मेंस भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं रोहित के, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड कॉम्पिटिटर्स, है ना, कि एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन मिल गया ओपनिंग पोजीशन में, वो सीधा सीधा रोहित की करियर को इफेक्ट किया है। ठीक है, क्या किया रोहित शर्मा ने गलत अचानक 2026 में? अभी तक 8 इनिंग्स खेला 2026 में रोहित शर्मा ने, 241 रन, 30 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट। एक बार स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना, 88 का स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा का 8 इनिंग्स के बाद इस साल। पिछले 12 साल में, यानी 2014 से 2026 तक रोहित के सेकंड लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। इससे पहले 2021 पे 86 था। यानी लास्ट 5 साल 2022, 23, 24, 25, 26 में, लास्ट 5 साल में पहली बार रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 के नीचे गया है ओडीआई में। पहली बार 2022 से लेकर अभी तक पहली बार 2026 में रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 के नीचे गया है। थोड़ा और ब्रेकडाउन करता हूं मैं स्टेट्स को, क्योंकि जो शॉकिंग बातें मुझे पता चला है, जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि रोहित शर्मा एज ए ओडीआई कैप्टन जिस हिसाब से बैटिंग करता था और जैसे कैप्टन से हटा है, वो सेम बैट्समैन नहीं रहा है, या फिर वो खुद के लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब से कैप्टनसी हट गया ओडीआई में, 17 इनिंग्स खेला है ओडीआई फॉर्मेट, 17 इनिंग्स, 708 रन, 44 का एवरेज, 92 का स्ट्राइक रेट। गौर से सुनना, जब से रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया ओडीआई फॉर्मेट पे, रोहित शर्मा 17 इनिंग्स खेलने के बाद 92 का स्ट्राइक रेट है। अब 92 का स्ट्राइक रेट ओडीआई फॉर्मेट पे बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन ट्विस्ट इधर है। दिसंबर 8, 2021 में रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टन बनाया गया था 2021 में। उधर जब चैंपियंस ट्रॉफी तक 2021 दिसंबर से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक, जब तक रोहित शर्मा इंडियन टीम का परमानेंट कैप्टन था, रोहित शर्मा का ओडीआई स्ट्राइक रेट था 117, 117। तो क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जो बंदा पिछले 5 साल से जब खुद कैप्टन था 117 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, उसका कैप्टनसी हटने से सीधा स्ट्राइक रेट 25 कम कैसे हो जाता है? 92 के स्ट्राइक रेट पे कैसे आ गया? इज ही प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ? इज ही ट्राइंग टू प्ले सेफ? एक क्वेश्चन उठाया गया है। और फिर जो और एक क्वेश्चन उसको फॉलो अप करते हैं वो
क्या ये साल रोहित शर्मा ओडीआई फॉर्मेट पे टफ पिचेस पे खेल रहे, तो बाकी जो कंसिस्टेंट बैट्समैन है जो ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं उनका स्ट्राइक रेट क्या है? शुभमन गिल का इस साल 114 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई फॉर्मेट पे, विराट कोहली का 103, केएल राहुल का 128, रोहित शर्मा का 88। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है रोहित शर्मा टफ पिचेस पे खेल नहीं रहा है। अगर ऐसा होता कि सबका स्ट्राइक रेट कम हो गया है पहले से, 10-12 ड्रॉप हुआ, तो ये शायद एक्सेप्टेबल था। तो ये डिस्कशन बहुत लंबा हुआ है कि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन ज्यादा हायर इंटेंट के साथ खेलता था। अब जब पता चला कि कैप्टन नहीं रहे, वो कभी भी ड्रॉप हो सकता है, उनका स्ट्राइक रेट सीधा 25 ड्रॉप हुआ है। 117 था ड्यूरिंग द कैप्टनसी, परमानेंट कैप्टनसी पीरियड, उधर से सीधा ओडीआई फॉर्मेट पे 92 का स्ट्राइक रेट है। 25 ड्रॉप हुआ है 17 इनिंग्स के बाद। अगेन साउथ अफ्रीका में जो उनका स्टेट्स है ओडीआई में 19 का एवरेज, 68 का स्ट्राइक रेट। और कल के दिन आपको लगता होगा कि क्रिकेट चल रहा है एक खराब इनिंग्स, ये जो डेटा आज के दिन अवेलेबल है ना, वो ऐसे आ जाता है। एक जो बंदा ड्रेसिंग रूम में बैठ के लैपटॉप यूज करता है दिन भर, जब रोहित शर्मा क्रीज पे होता है, अगर मैं आपको एक शॉकिंग स्टेट्स बोलूं कल के दिन का, शॉकिंग स्टेट्स गौर से सुनना, पिछले 14 साल में पहली बार ओडीआई फॉर्मेट पे 40+ बॉल खेलते हुए रोहित शर्मा का ये सेकंड हाईएस्ट फॉल्स परसेंटेज निकल का है कल के दिन। फिर से रिपीट करता हूं, पिछले 14 साल में जब जब रोहित शर्मा ओडीआई फॉर्मेट पे 40+ बॉल्स खेला है, कल के दिन का फॉल्स शॉट परसेंटेज सेकंड हाईएस्ट था। 29.1% फॉल्स शॉट खेला कल के दिन रोहित शर्मा, 29.1%। पिछले 14 साल में इससे पहले सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा 14+ बॉल खेल के 30 के ऊपर का उसका फॉल्स शॉट था, एक बार, ये दूसरे बार हुआ है। ऊपर से स्ट्राइक रेट, ऊपर से साउथ अफ्रीका में जो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट और एवरेज है, ये सब कुछ कंसीडर किया गया है। कल के दिन रोहित शर्मा हैज स्ट्रगल्ड ए लॉट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उनके करियर का ओडीआई में जब इन्होंने 25+ रन बनाए, कल के दिन का स्ट्राइक रेट सबसे कम था। जब रोहित शर्मा 25+ रन बनाया है ओडीआई फॉर्मेट पे, कल के दिन का स्ट्राइक रेट सबसे कम था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो स्टेट्स मुझे आया है, जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ये सब रोहित शर्मा के अगेंस्ट गया है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस डिसीजन से कितना सहमत हूं और कितना नहीं हूं। ठीक है, मेरा 40-60% है, मैं कंफ्यूज हूं। 40% मैं डिसीजन से सहमत हूं, 60% मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं पहले ये बोल देता हूं, क्योंकि पिछले 2 ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जो किया है, वंस अगेन मुझे गाली मिल सकती है इसके लिए। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप, मैंने बार बार ये चीज रिपीट पे कहा है, 2003 के सचिन, 2023 के विराट कोहली से ज्यादा पिछले 2 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का जो इंपैक्ट था, 1 सेकंड में ये नहीं देख रहा हूं किसने कितना रन बनाया, किस स्ट्राइक रेट से बनाया, जो इंपैक्ट रोहित शर्मा का था, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप इन ओडीआई फॉर्मेट, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते थे और एक वर्ल्ड कप के लिए। अगर मैं इमोशनल पॉइंट, क्योंकि 126 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट 600 रन मारना एक ओडीआई वर्ल्ड कप में इज इम्पॉसिबल यार। जो श्रेयस अय्यर आपको इतना एग्रेसिव लगा था 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसका भी स्ट्राइक रेट 113 था। अगर रोहित शर्मा इस हिसाब से बैटिंग नहीं करता 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, जो प्रेशर वो पहली 10 ओवर में हटा के चला जाता, तो शायद मिडिल पे चाहे विराट कोहली चाहे बाकी बैट्समैन हो, उन पे वो अपने काम इतना आसानी से नहीं कर पाते। वो कर पाया क्योंकि रोहित शर्मा ऊपर से आके पूरा प्रेशर रिलीज कर देता। इंपैक्ट ह्यूज था जो आप स्टैट्स से मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं सहमत नहीं हूं उनको इतना जल्दी हटाने का। दूसरा, अगर मैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, रोहित शर्मा अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता नहीं है, और अगर 2023 के बाद भी उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं ओडीआई फॉर्मेट पे खेलना कंटिन्यू करूंगा, तो एक ही टारगेट रख के किया होगा कि मुझे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और अच्छा परफॉर्म करके इंडिया को ट्रॉफी जिताना है। तो अगर मैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत ही गलत मुझे लगा ये हटाना डिसीजन, मतलब रोहित शर्मा का भी ओडीआई से हटाना। ठीक है, फिर बात यह कि 40% मैं सहमत भी हूं, इसलिए क्योंकि अगर आप जसवाल की तरफ देखोगे, वो कुछ खराब नहीं कर रहे, वो लगातार टेस्ट मैच पे रन बना रहा है, T20 फॉर्मेट पे अच्छा करके भी बाहर हो गया टीम से, अभी तो मतलब कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है। ऊपर से पिछले 2-3 मैच पे 2 सेंचुरी है, 6 इनिंग्स खेला है, ओडीआई में 71 का एवरेज है, 2 शतक है। वैभव सूर्यवंशी क्या कहेगा, मैंने आपको अंडर-19 वर्ल्ड कप में फाइनल पे आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस देके दिखाया है। श्रीलंका के टफ पिचेस पे फाइनल पे
मैंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया हूं मैं, है ना। ईशान किशन कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं, 200 मारा है वो ओपनिंग पोजीशन में आके, कुछ दिन पहले टॉप ऑर्डर में आके 150 मारा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, है ना। तो कहीं पे भी बैटिंग कर सकता है। देवदत्त पडिक्कल 90 के एवरेज से 700 रन मारा है विजय हजारे में पिछले साल, है ना। 5 सेंचुरी और बाकी 2 स्कोर भी शायद उसका 90 प्लस है। ऋतुराज गायकवाड़ को जब जब मौका मिला है लास्ट टाइम, एक तो विजय हजारे में उसका भी लिस्ट रिकॉर्ड बेहतरीन है ओडीआई फॉर्मेट पे, है ना। श्रीलंका में जाके उसने भी रन बनाया है। साउथ अफ्रीका में जो इनिंग्स खेला था, ब्रिलियंट नॉक था वो विराट कोहली के अगेंस्ट पार्टनरशिप। तो उन सबके साथ अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इतना गलत डिसीजन भी नहीं है। अब कभी तो यंगस्टर को चांस दोगे। मेरा ये मानना, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, मेरा ये मानना है कि चलो अगर रोहित इस 2 मैच पे अच्छा बैटिंग कर लेता तो क्या आप ये डिसीजन लेते कि नहीं रोहित शर्मा जैसे भी खेले फिर भी हम उसको ड्रॉप कर देंगे? ऐसा तो चांस ही नहीं था। अगर रोहित 2 मैच पे 1 में सेंचुरी मारता था, आप इस डिसीजन पे रिच नहीं करते। दूसरा चीज, मैं मान लेता हूं जयसवाल को मौका दे दिया आपने, ठीक है, वो सुपर फ्लॉप चला गया। फिर जयसवाल को आपने हटा दिया, वैभव को मौका दिया, वो भी सुपर फ्लॉप। देवदत्त पडिक्कल आया, वो सुपर फ्लॉप। ऋतुराज गायकवाड़ आया, वो सुपर फ्लॉप, मान लेता हूं मैं। और 15-16 मान से वर्ल्ड कप से पहले, और दिसंबर 14 से विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट होने वाला है, 50 ओवर का डोमेस्टिक फॉर्मेट। अगर रोहित शर्मा मुंबई के लिए लगातार रन बनाता है विजय हजारे में, और इधर से जयसवाल फ्लॉप, वैभव फ्लॉप, ऋतुराज फ्लॉप, देवदत्त पडिक्कल फ्लॉप, सब फ्लॉप जा रहे हैं, तो आप रोहित शर्मा को कभी भी वापस बुला सकते हो ना टीम में। इट्स रोहित शर्मा, इट्स द रोहित शर्मा यार। तो आई मीन ठीक है, यंगस्टर का मौका दे रहे हो, चलो मैं मान लेता हूं आपके हिसाब से जयसवाल बहुत खराब है, आपके हिसाब से वैभव बहुत खराब है, ओडीआई फॉर्मेट पे टिक नहीं सकता, ऋतुराज खराब है, देवदत्त पडिक्कल खराब है, साउथ अफ्रीका में एडजस्ट नहीं कर सकता। मैं सब कुछ मान लेता हूं, उनको मौका देखे देखो। और अगर वो फ्लॉप जा रहा है, आप रोहित शर्मा को कभी भी वापस बुला सकते हो ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जयसवाल को आपने मौका दिया, 10 मैच पे 2-2 का रन बना रहा है, 1 सेंचुरी नहीं, 1 50 नहीं, आप फिर भी उसको लेके जा रहे हो वर्ल्ड कप में। ऐसा हो नहीं सकता ना। आप ईशान किशन को एज एन ओपनर प्रमोट कर रहे हो, वो लगातार फ्लॉप जा रहा है, फिर भी आप उसके साथ ही स्टिक करोगे, ऐसा हो नहीं सकता ना। आप वैभव को लेके जा रहे हो, रन नहीं बना रहा है, फिर भी आप उसके साथ स्टिक करो, ऐसा हो नहीं सकता ना। चांस ही नहीं है। अगर वो बच्चे लोग जिसको आप मौका दोगे अभी रोहित शर्मा को हटा के, अगर वो फ्लॉप पे फ्लॉप, सुपर फ्लॉप रहा, तो आप रोहित शर्मा की तरफ वापस जा सकते हो कभी भी। 15-16 मंथ्स है और रोहित शर्मा डोमेस्टिक पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एक चीज जो मैं और बोलना चाहूंगा, अगर ये सच है कि रोहित शर्मा को लोग ड्रॉप कर रहे हैं इंग्लैंड सीरीज के बाद, ये जो अगला आईपीएल आने वाला है, रोहित शर्मा अगर मुंबई के लिए खेल रहा है और वो अगर सिर्फ एज एन इंपैक्ट बैट्समैन खेल रहा है, तो ये रोहित शर्मा के लिए और टफ हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक बंदा T20 फॉर्मेट में आईपीएल में आके एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल रहा है, कि वो फील्डिंग नहीं करता सिर्फ बैटिंग करता है, बीसीसीआई हमेशा शक करेगा कि रोहित कितना फिट है। आपने लास्ट टाइम रोहित शर्मा को 30 ईयर सर्कल के बाहर कब फील्डिंग करते हो देखा है? पूरा 20 ओवर 30 ईयर सर्कल के बाहर कितने बार देखा है फील्डिंग करता है? आप ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा कितने बार 30 ईयर सर्कल के बाहर फील्डिंग करता है? आपने कितने बार रोहित शर्मा को लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हुए देखा है, या फिर डीप मिड विकेट पे फील्डिंग करते हुए देखा है? आप विराट कोहली को देखते हो, ही इज एज्ड। आप जडेजा को देखते हो, ही इज एज्ड। क्या आपने देखा है? अगर रोहित शर्मा ये डिसाइड करता है कि वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेगा आईपीएल में, जो पिछले 2 साल से कर रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं, स्पोर्ट्स बहुत क्रूएल है। एज ए क्रिकेटर, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स बहुत क्रूएल, एज ए प्लेयर भी और एज ए फैन भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिरी लास्ट फास्ट ओडीआई का रिव्यू क्यों नहीं डाला। मेरा बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रहा था यार। फ्रांस हार गया, फिर मैं जूड बेलिंगम का ह्यूज फैन हूँ, इंग्लैंड हार गया, मेरे से हो नहीं रहा था, एज ए फैन नहीं हो रहा था। और मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर रोहित शर्मा फैंस, वेरी टफ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि रोहित शर्मा 3rd ओडीआई पे ऐसा रन मारे, ऐसा फोड़ फाड़ दे, ठीक है, कि एटलीस्ट बीसीसीआई इतना जल्दी रोहित पे गिव अप ना करे। और अगर कर दिया उसके बाद तो हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। मैं ही नहीं कह सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता जयसवाल आए वो फ्लॉप हो जाए, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू कर्स एनीवन। आए जो भी आए वो अच्छा करे। अगर नहीं करता है और रोहित शर्मा डोमेस्टिक पे अच्छा करता है, तो बीसीसीआई कैन ऑलवेज कंसिडर हिम वन ऑफ द फाइनेस्ट, प्रोबेबली द बेस्ट वर्ल्ड कप बैट्समैन इन दिस फॉर्मेट, मेरे लिए, ठीक है। बाकी के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस मैच पे आते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल मेरा है। एक तो मुझे प्लेइंग 11 बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आया है। आप मुझे बताओ, कुलदीप यादव क्यों नहीं है इस प्लेइंग 11 में? क्वेश्चन ये नहीं है। मैं मानता हूं कुलदीप यादव अपने लाइफ के एक बहुत ही खराब फॉर्म से जा रहा है, T20 फॉर्मेट में हो चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट, बहुत खराब फॉर्म से जा रहा है। लेकिन अगर आप अभी उनको टेस्ट नहीं करोगे इस फॉर्मेट पे, सेना कंट्री में, अगर अभी उनको मौका नहीं दोगे, उसका कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? और आपको पता कैसे लगेगा कि ये प्लेयर हमें चाहिए कि नहीं?
आप फॉर्म में उसको वापस बुलाना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से जैसे हार्दिक और रेड्डी ये दोनों स्क्वाड में रहेगा ओडीआई वर्ल्ड कप का, वाशी आपका मेन स्पिनर तो नहीं हो सकता ना। चलो मान लेते अक्षर एक है, अक्षर के साथ क्या वाशी मेन स्पिनर होगा आपका प्लेइंग 11 में? एक तो रिस्ट स्पिनर चाहिए होगा ना, एक तो और बेटर स्पिनर चाहिए होगा जिसका फुल कैपेबिलिटी 10 ओवर डाल के विकेट लेने का, वो तो कुलदीप यादव है ना। तो अगर आप अभी मौका नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे लगा ये जो बायलैटरल सीरीज होने वाला है वर्ल्ड कप से पहले, वो एक वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन है। लेकिन इंडिया को देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया हर बायलैटरल सीरीज को ऐसे खेल रहा है कि नहीं यार, पहले ये सीरीज जीत जाते हैं फिर देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, पहले ये सीरीज जीत जाते हैं। ठीक है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडिया और इंग्लैंड का, अगर आपने इंग्लैंड का दोनों इनिंग्स पे बैटिंग देखा है, स्पेशली पहले 10 ओवर में या फिर पहले 7-8 ओवर में, उनको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना मेहनत, ऐसा लग रहा है कोई अलग ही पिच पे खेल रहा है, खतरनाक पिच है जहां पे बैटिंग हो ही नहीं रहा है ना। बेथेल गिर जा रहा है, बेन डकेट बार बार आउटसाइड पे बीट हो रहा है ना। अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया के बैट्समैन का, इंडिया के बैट्समैन विकेट गिफ्ट करके आ रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमारे बॉलर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, मेहनत करके विकेट ले रहे हैं, और हमारे बैट्समैन विकेट दे के आ रहे हैं। आप गिल को विकेट देख लो कल के मैच पे, स्लॉट के बॉल पे कवर के हाथ में मार बैठा लॉफ्टेड ड्राइव, और वो खुद चिल्ला, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि इतना अच्छा टच पे वो है। आई मीन ही लुक बेटर देन विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर यस्टरडे, बेटर, फार बेटर, है ना। उसके बाद स्लॉट के बॉल पे आप आउट हो जाते हो। ठीक है, लेकिन बात करते हैं सैम करन को लेके। सैम करन इस पूरे सीरीज में, चाहे वो T20 है हो चाहे वो ओडीआई हो, पूरे सीरीज छोड़ दो, वो इंडिया के अगेंस्ट एक अलग ही लेवल का प्लेयर है। मतलब क्या हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट, आई रियली डोंट नो। जैसे ही सैम करन को वापस बुलाया गया, मतलब सैम करन को बुलाया गया है ना बॉलिंग के लिए, वो जो एक मेडन ओवर डाला ना, खत्म था वो मैच उधर ही। वो जो प्रेशर उसने डाला मेडन ओवर डाल के रोहित शर्मा को, उसके बाद शायद रोहित शर्मा ने 9 बॉल डॉट खेला था और विल जैक्स को विकेट देके गया। विल जैक्स को विकेट मिला है, गिफ्ट पे मिला है, क्योंकि सैम करन का जो पूरा प्रेशर सैम करन ने रोहित शर्मा डाला, वो प्रेशर रिलीज करने के चक्कर में रोहित शर्मा विल जैक्स को विकेट देके आ गया। उसके बाद सैम करन पे ओवर पे बाउंड्री बिल्कुल ड्राई आउट हो चुका था। ईशान किशन वंस अगेन शॉर्ट बॉल पे आउट। फिर एक फेज आया 11 ओवर का जहां पे श्रेयस अय्यर और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। एक तो ईशान किशन को ऊपर भेजने का लॉजिक, इतना बैटिंग ऑर्डर पर शफलिंग, आई रियली डोंट लाइक इट। बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग कि हर दिन नंबर 4 फिक्स नहीं है, नंबर 5 फिक्स नहीं है, 6 फिक्स नहीं है, 7 फिक्स नहीं है, विराट कोहली नहीं है तो नंबर 3 भी फिक्स नहीं होता है ना। विराट कोहली है तो नंबर 3 फिक्स्ड है। वेरी इरिटेटिंग टू वॉच। उसके बाद वो जो 11 ओवर का फेज चला है, ईशान किशन आउट होने के बाद श्रेयस और विराट कोहली के बीच बेहतरीन, ऐसा लगा कि 300 तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। शायद 67 बॉल पे 60 रन का पार्टनरशिप हुआ। उधर हैरी ब्रुक की कैप्टनसी वंस अगेन बहुत तारीफ करना पड़ेगा। 32 ओवर पे जोफ्रा आर्चर को बुलाया गया। और मैं थोड़ा विराट कोहली के बारे में बात करूंगा, इंटरव्यू का बहुत अच्छा था, कुछ स्ट्रेट ड्राइव्स बेहतरीन और बहुत क्लीन लग रहे थे, बहुत क्लीन। लेकिन कुछ प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप 32 ओवर देखोगे, जोफ्रा आर्चर को अक्रॉस खेलने गया था, इनसाइड एज लगा, बटलर तक बॉल कैरी नहीं किया वरना वो आउट था। अगला ही बॉल शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, फिर से अक्रॉस खेलने गया, टॉप एज आउट। पिछले 2 मैच, पिछला मैच भी आप याद करो जोफ्रा आर्चर के बॉल पे जहां पे विराट कोहली आउट हुआ था, सीधा बॉल अक्रॉस खेलने गया था। 2 मैच पे लगातार 3 बार अक्रॉस खेलने गया था विराट कोहली, तीनों बार आउट हुआ ऑलमोस्ट, तीनों बार 2 मैच पे। आप सोचो, विच इज प्रॉब्लमेटिक। दूसरा जो मेरा प्रॉब्लम है, अगर विराट कोहली का ग्राफ देखोगे इंटरसेप्शन पॉइंट कि कहां पे बॉल बैट पे लग रहा है, हर एक शॉट फ्रंट फुट से खेला है, हर एक शॉट फ्रंट फुट से खेला है, बैक फुट पे शॉट है ही नहीं। और मैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहा हूं जहां पे एक्स्ट्रा बाउंस होगा, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में एक्स्ट्रा बाउंस होगा, बैक ऑफ द लेग से भी लेटरल मूवमेंट होगा। अगर आपका, मैं कोई कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका बैक फुट का गेम वीक है तो आप स्ट्रगल करोगे। फिर से मुझे मतलब वो नॉस्टैल्जिया आ जाता है ना, फ्लैशबैक आ जाता है कि टेस्ट करियर इसलिए खत्म हुआ, वन ऑफ द मेन रीजन कि आपका बैकफुट गेम वीक था। फिर आपने बहुत मेहनत किया संजय बंगर के साथ आपका बैकफुट गेम इंप्रूव करने के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर्स के अगेंस्ट बैकफुट पे काफी अच्छा बैटिंग किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन कल के दिन भी वंस अगेन जिस बॉल पे आउट हुआ अक्रॉस खेलने गया, वो भी बैकफुट पे खेल सकता था विराट कोहली। कल के दिन भी बैकफुट गेम मुझे बहुत वीक लगा, वरना इट वाज अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम विराट कोहली। ठीक है, उसके बाद जो जोफ्रा आर्चर 5 ओवर का स्पेल था, पहले एक 4 ओवर का स्पेल डाला, फिर शायद बीच में आके 1 ओवर डाला, और आखिर के 5 ओवर एक ही स्पेल में डाल दिया। वॉशिंगटन सुंदर शॉर्ट बॉल पे आउट, अक्षर पटेल शॉर्ट बॉल पे आउट, और एक शिवम दुबे आया, वो भी अक्रॉस खेलने गया, कॉटन बोल्ट। ठीक है, दुबे को तो कंसिडर करेंगे नहीं ओडीआई फॉर्मेट पे, इस ओडीआई टीम में है क्योंकि रेड्डी भी नहीं है, हार्दिक भी नहीं है, तो वीजा लग गया उसका, पहले से इंग्लैंड में था, वीजा एक्सटेंड करवा लिया, डाल दिया, पैसा बचाने के लिए से डाल दिया शिवम दुबे को। ठीक है, उसके बाद 104 पे 1 था, 233 पे ऑल आउट।
आखिरी के 14 ओवर श्रेयस अय्यर को गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह के साथ खेलना था। तीनों को ही ठीक से बैटिंग करना नहीं आता है ना, सॉरी टू से दैट। तो मैं एक्सपेक्ट करता कि इंग्लैंड के बाउंड्रीज बढ़ाए, तो ऐसा नहीं कि आप श्रेयस अय्यर 14 ओवर सिर्फ है ना हार्ड हिटिंग करके भी खेल जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता था, मुझे पता था। लेकिन शायद श्रेयस अय्यर थोड़ा ज़्यादा ही एक करते कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे गुरनूर ब्रार पे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं था गुरनूर ब्रार पे। थोड़ा शायद श्रेयस अय्यर बेटर स्ट्राइक रख सकता था अपने पास, ज़्यादा बॉल खेल सकते थे। नेवरदीलेस जिस बॉल पे श्रेयस अय्यर आउट है, 1 सेकेंड प्रॉब्लमेटिक, इससे ऑब्वियस तरीके से श्रेयस अय्यर शायद कभी आउट नहीं हो सकता। 4 स्टंप के बॉल पे है ना, आप वेस्ट हाइट पे, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप की हाइट पे, फोर्थ स्टंप के बॉल पे श्रेयस अय्यर निक करते हुए कॉट बिहाइंड जिंदगी में 1000 बार हुआ है, 1000 बार। डोमेस्टिक भी, मैं इस बार मुंबई T20 देख रहा था, उसमें भी इसी तरीके से आउट हो रहा है श्रेयस अय्यर। ठीक है, एक मुझे प्रॉब्लमेटिक है, वरना श्रेयस अय्यर का इनिंग्स भी बहुत अच्छा था। स्पेशली मैं वो स्टेट्स भूल गया हूँ श्रेयस अय्यर के इस टूर पे, शॉर्ट बॉल पे जो श्रेयस अय्यर का वीकनेस था एक टाइम पे, उसमें उसका एवरेज और स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है T20 सीरीज से लेकर अभी तक। ठीक है, विच इज अ ग्रेट पॉजिटिव साइन कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर काफी अच्छा कर रहा है। बाकी इंडिया बहुत ही खराब बैटिंग की, अगर बुमराह के बैट से वो 20 रन नहीं आता तो शायद ठीक से 200 तक भी पहुंच नहीं पाता, और आपने 6 ओवर बैटिंग भी नहीं किया। ठीक है, अगर आपको ये टारगेट 233 आपको डिफेंड करना था, आपको शुरू में ही विकेट लेना था। वंस सेकेंड इंग्लैंड ओडीआई फॉर्मेट पे एक बिलो एवरेज टीम है ना, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, कोई भी बायलैटरल सीरीज उठा के देख लो, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहता है इंग्लैंड का ओडीआई फॉर्मेट पे, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे बैटिंग से हो, टीम कुछ खास कर नहीं पाता है ओडीआई फॉर्मेट पे। बुमराह आया तो बेथेल तो मतलब खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बेन डकेट भी आउट हो गया, उसके बाद जो रूट तो बच गया कि एक ऑलमोस्ट यॉर्कर ऑफ स्टंप पे लगा था, लेकिन बेल गिरा नहीं था। ठीक है, बच गया था। लेकिन जो रूट भी क्या बैट्समैन है ना, अगर टारगेट पता होता है ना, दिमाग में अगर होता है, चाहे वो विराट कोहली हो, जो रूट हो, स्टीव स्मिथ हो, अगर टारगेट ऐसा है इतना कम और ऐसे बैट्समैन अगर क्रीज पे होगा, जब तक आप ऐसे बैट्समैन को आउट नहीं करोगे आप शायद ही मैच जीतोगे। अगर जो रूट नॉट आउट रहेगा, इसका मतलब है इंग्लैंड मैच जीती जाएगा 233 की चेस पे, है ना। 125 for 5 था एक टाइम पे, लगा कि नहीं कुछ मौका बन सकता है। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आया कि बुमराह का लास्ट 2 ओवर 41st ओवर तक रोक के रखना मेरे समझ से बाहर था। फिर उसके बाद जो शॉर्ट बॉल का प्लान था, बाउंसर का प्लान था, वो बहुत ही लेट आया। अगर आपको पता है कि गुरनूर ब्रार आके जो 2 शॉर्ट बॉल उलजेक्स को डाला है, पहला ऑलमोस्ट कैच था डीप मिड विकेट पे जो प्रिंस यादव जज नहीं कर पाया, अगले बॉल फिर से शॉर्ट बॉल रूम बना के खेलते हुए आउट हो गया, है ना। फिर बुमराह आके शॉर्ट बॉल डाल रहा है, गस एटकिंसन को टॉप पिच लग के छक्का, और एक शॉर्ट बॉल बाउंसर हेलमेट पे लगा। तो ये जो शॉर्ट बॉल का प्लान था उसमें इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था, जो रूट भी। तो ये पहले क्यों नहीं आ गया, बीच में क्यों नहीं आ गया था? आप विकेट लेके ही मैच जीत सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा लेट आया मेरे हिसाब से, इससे बेटर हो सकता था। मैं शुभमन गिल की कैप्टनसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैच पे जो उसका बॉलिंग चेंजेस था परफेक्ट था, तो इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन अब इंडिया पे प्रेशर बनेगा, ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है मुझे नहीं पता। और ये सब न्यूज कि रोहित शर्मा का लास्ट ओडीआई होने वाला है, इस सीरीज के बीच में क्यों आ रहा है, और कौन लीक करते हैं सब न्यूज है, क्वेश्चनेबल है यार। क्योंकि ये जो बंदा है देवेंद्र पांडे, जो भी है इंडियन एक्सप्रेस के लिए, मैं जितना भी उनको देखा हूं, इसका न्यूज़ ऑलमोस्ट 99.9% सही रहता है। अगर जितना मुझे बीजीटी में याद है, 20 सीरीज में उन्होंने कह दिया था कि एक बड़ा प्लेयर रिटायरमेंट लेने वाला है, वो अश्विन निकला। फिर उन्होंने कहा कि और 2 बड़े प्लेयर के लिए आखिरी सीरीज होगा, है ना, वो 2 बड़े प्लेयर का आखिरी सीरीज निकला, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। एक कह देना कि रोहित शर्मा का ओडीआई कैप्टनसी जाने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही, वो सच निकला। और अभी ये कह देना मतलब सच ही है। लेकिन मेरा ये है कि माहौल खराब होता है, माहौल खराब होता है। अब जब रोहित शर्मा 3rd ओडीआई पे आएगा, क्या प्रेशर लेके आएगा, वो मैं सोचता हूं। ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि एक बेहतरीन नॉक आए रोहित शर्मा से। दूसरा चीज, अगर शुभमन गिल का रन नहीं आया लास्ट ओडीआई पे, इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर इंडिया ये सीरीज जीतना भी। ठीक है, शायद वन ऑफ द बेस्ट फेज में है शुभमन गिल, जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है। अगर वो जल्दी आउट हो गया, इंग्लैंड अगर उसका विकेट जल्दी ले लेता है, इंडिया कैन बी अंडर प्रेशर, और ये सीरीज आप हार सकते हो। जो हाल आपका लोअर मिडल और पूरे T20 सीरीज और अभी इधर भी जो हाल, वो पहले मैच पे आप थोड़ा लकी थे, है ना, कि अक्षर अच्छा खेल गया, वाशी भी अच्छा खेल गया, है ना। अब तो शायद अगर वाशी भी बाहर हो गया, आप कहाँ से किसको खिलाओगे, किसको बॉल दोगे, वो मुझे देखना है। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया पे प्रेशर है, रोहित शर्मा में ह्यूज प्रेशर है। बट आई होप कि रोहित शर्मा अच्छा खेले और डोमेस्टिक भी अच्छा करे, आईपीएल में 20 ओवर फील्डिंग करे। 20 ओवर, ये चीज मैंने पहले भी कहा एक बार, अगर आप 20 ओवर फील्डिंग नहीं करोगे, शायद बीसीसीआई को ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीटली फिट नहीं हो। ठीक है, और फिटनेस एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड बन चुका है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जिस हिसाब से सरफराज खान को कंसिडर नहीं किया जाता है टेस्ट मैच पे कि वो फिट नहीं है अपेरेंटली। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।